नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सोनी, दृष्टि आईएएस की न्यूज और मैप इंडिया सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग फिर से कुछ ऐसी लोकेशंस देखेंगे जो कि पिछले हफ्ते चर्चा में रही है भारत में और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। जैसा कि आपको पता है कि प्रीलिम्स के फॉर्म्स आ चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब ये वो समय आ चुका है कि आप अपनी तैयारी को प्रीलिम्स की दिशा में ले जाएं। और उसकी वजह से ये सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि इसमें हम लोग जो लोकेशंस डिस्कस करते हैं उनके साथ साथ जो न्यूज डिस्कस करते हैं, कॉन्टेक्स्ट में और टेक्स्ट में, दोनों ही वे में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार आपको पता है यूपीएससी डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है लोकेशन बेस्ड की ये जो शहर है वो चर्चा में रहा था, किस वजह से चर्चा में रहा था, या फिर कौन कौन से ऐसे शहर है जहाँ पे या फिर कौन से ऐसे देश है जहाँ पर स्थितियाँ अच्छी नहीं है। इस तरीके के सवाल कॉमन है यूपीएससी में। तो चाहे न्यूज ऑन मैप इंडिया हो, चाहे न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड हो, ये दोनों ही सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ, जो कि आपको पिछले हफ्ते अभ्यास के लिए दिया गया था। ठीक है, तो देखते हैं अभ्यास प्रश्न आपका। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सभी काले बाघ यानी कि मेलेनिस्टिक टाइगर्स जो है विशेष रूप से ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। जब हम बात करते हैं काले बाघ की, ये बहुत ही दुर्लभ यूं कहें कि बाघ है जो कलर में काले होते हैं, लेकिन ये रॉयल बंगाल टाइगर ही है। बंगाल टाइगर जिसे कहा जाता है, बंगाली बाघ जो कहा जाता है, ये वही है, लेकिन इनका कलर अलग होता है क्योंकि इनके जीन में कोई एक परिवर्तन हो जाता है। जीन म्यूटेशन की वजह से ये इस तरीके के इनका कलर हो जाता है। इसलिए इनको मेलेस्टिक बाघ या काले बाघ कहा जाता है और ये सिमलीपाल में ही पाए जाते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। अभी ये हाल में चर्चा में इसलिए थे कि यहाँ पे सिमलीपाल में 3 ऐसे बाघों का शिकार किया गया। अब इन बाघ की जो त्वचा है, इनकी जो स्किन है, वो काफी महंगी बिकती है इलीगल मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे इनका जो है इलीगल ट्रेड होता है और उसकी वजह से यहाँ पे जिसने भी इनको मारा है, अगर वो पकड़ा नहीं जाता है तो वो ऑलरेडी करोड़पति बन चुका है, क्योंकि इनकी स्किन बहुत महंगी बिकती है। ठीक है, इस वजह से ये चर्चा में थे, तो हमने ये सवाल बनाया है। दूसरा स्टेटमेंट है, ब्लैक टाइगर एक अलग प्रजाति नहीं है बल्कि बंगाल टाइगर का एक दुर्लभ रूप है। बिल्कुल ठीक बात है। मैंने अभी आपको बताया कि ये बंगाल टाइगर का ही एक दुर्लभ रूप है, क्योंकि यहाँ पे एक जीन म्यूटेशन की वजह से इनका कलर जो है थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। यह यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे सिमलीपाल की बात की जा रही है, तो ये उसका हिस्सा है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। यहाँ पे मैप पे लोकेशन देख लेते हैं सिमलीपाल की। तो सिमलीपाल की लोकेशन यहाँ पे आप देखिए उड़ीसा में है सिमलीपाल। इसके अलावा एक आध दो और पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जैसे भीतरकनिका। भीतरकनिका जो है वो आपको पता होगा कि एक यहाँ पे नेशनल पार्क है। इसके अलावा एक और है गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो यहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ इस एरिया में। अब ये जो गहीर माता है और भीतरकनिका है, ये जो है ऑलिव रिडली टर्टल्स के लिए काफी यू कैन से कि इंपॉर्टेंट और फेमस प्लेसेस है। ठीक है, इसके अलावा ये फोटो दे रखी है आपकी मेलेनिस्टिक टाइगर की, तो आप देख पाएंगे कि इनका कलर जो है थोड़ा सा डिफरेंट है रॉयल बंगाल टाइगर से, जिसकी वजह से ये काफी दुर्लभ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत के उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में मणिपुर और पश्चिम और उत्तर पश्चिम में असम और पूर्व में म्यांमार यानी कि बर्मा द्वारा सीमाबद्ध है। यहाँ पे बात की जा रही है एक पर्टिकुलर स्टेट की। नीचे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उपयुक्त विशेषताओं से मेल खाता है। तो यहाँ पे आपको एक राज्य की 3 विशेषताएं दी गई है। वो कह रहा है कि ये तो भारत के उत्तर पूर्व में, पहली बात। ठीक है, दूसरा है कि यहाँ पे इस राज्य के उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अगला है दक्षिण में मणिपुर है, पश्चिम और उत्तर पश्चिम में असम और पूर्व में म्यांमार है। ठीक है, अगला है आगे कि यह क्षेत्र नदियों से गहरी रूप से कटा हुआ है। उत्तर में डायंग और दिखू, दक्षिण पश्चिम में बराक और दक्षिण पूर्व में म्यांमार की चिंदविन नदी की सहायक नदियां यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अगला है यहाँ मानसून यानी कि आर्द्र शुष्क जलवायु है। तो ये तीनों स्टेटमेंट दिए गए। अब आपसे पूछा जा रहा है ये किसके बारे में बात की जा रही है। चलिए पहले बात करते हैं कि ये कह रहा है कि उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है। उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका राज्य है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ये कह रहा है उत्तर पूर्व में, इस तरफ जो है आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, ये ठीक बात हो गई। दूसरा है दक्षिण में मणिपुर है, यानी कि यहाँ साउथ में, यहाँ पे है आपका मणिपुर। ठीक है, कह रहे हैं पश्चिम और पश्चिम में असम है, मतलब इस एरिया के अंदर जो है आपका असम है। ठीक है, अगला है कि पूर्व में बर्मा यानी कि म्यांमार है इधर, तो ये आपका बर्मा हो गया इस तरफ। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि ये कौन सा स्टेट है। अब आपको ऑप्शन दिया है अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश तो हो नहीं सकता क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे है, तो इसको हटा दीजिए। दूसरा है नागालैंड। नागालैंड हो सकता है, सोच के रखते हैं कि यहाँ देखिए, यहाँ नागालैंड हो सकता है, ऊपर अरुणाचल प्रदेश हो सकता है, नीचे आपका जो है मणिपुर हो सकता है। फिर अगला है मिजोरम। मिजोरम आपको पता है मणिपुर के नीचे इस तरफ कहीं पे मिजोरम है, तो मिजोरम भी आपका उत्तर यहाँ नहीं हो सकता। फिर अगला है मणिपुर। ठीक है, तो मणिपुर हमने देख लिया कि ये कह रहा दक्षिण में है, तो मतलब ये स्टेट सेम तो हो ही सकता।
तो मणिपुर भी नहीं होगा, मतलब कि आपका ऑप्शन बी जो है नागालैंड आपका यहाँ पे सही उत्तर है। नागालैंड अभी हाल में चर्चा में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे जो है नागा इशू जो है उसकी वजह से एक आर्टिकल आया था डेक्कन हेराल्ड में, उसमें ये कहा गया था कि 2025 में शायद नागा इशू को सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अभी हाल में जो आपका गृह मंत्रालय है उन्होंने एक मांग स्वीकार की है, एक मांग थी फ्रंटियर नागा टेरिटरी बनाने की। ठीक है, तो वो मांग जो है स्वीकार की गई है, तो इसकी वजह से ये नागालैंड अभी चर्चा में था, तो हमने देख लिया ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। यहाँ पे देख लीजिए लोकेशंस के बारे में हमने जैसे कहा कि ये हमारा जो सवाल क्वेश्चन मार्क वाला स्टेट है, यहाँ पूछा जा रहा है कि असम कहाँ पे था। हमने देखा था कि उत्तर पश्चिम में, और पश्चिम में जो है आपका असम था, तो ये बात बिल्कुल फैक्ट हो गई यहाँ पे। दूसरा कहा जा रहा था कि इसके उत्तर में और उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, ये भी बात ठीक है। इस तरफ पूर्व की बात करें तो यहाँ पे आप पाएंगे कि म्यांमार है, दक्षिण की तरफ मणिपुर था, तो ये आपका नागालैंड स्टेट है जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे दो नदियों के बारे में बात की गई थी, एक तो थी दीखू, ठीक है, और दूसरी थी दोयांग। यहाँ पे ये दोनों नदियां यहाँ मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि ये नागालैंड की ही बात की जा रही थी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए दिस इज योर नागालैंड। तो ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पोलावरम सिंचाई योजना आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर एक अंतरराज्यीय परियोजना है। बिल्कुल ठीक बात है, आंध्र प्रदेश में है और गोदावरी नदी के ऊपर भी है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा, हाल ही में तेलंगाना सरकार ने पोलावरम मुख्य सिंचाई परियोजना के निर्माण के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आपके IIT हैदराबाद के विशेषज्ञों को शामिल करने का फैसला लिया है। तो जहां पे यहाँ बात की जा रही है पहले वाले स्टेटमेंट में गोदावरी नदी के ऊपर आंध्र प्रदेश में एक सिंचाई परियोजना। ठीक है, अब ये कह रहा है यहाँ आंध्र प्रदेश, यहाँ कह रहा है तेलंगाना सरकार ने। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इसके गोदावरी नदी के पानी से दोनों स्टेट जो है, ये अंतरराज्यीय परियोजना है, दोनों को इम्पैक्ट पड़ता है। इसकी वजह से जो है तेलंगाना सरकार ने इससे इम्पैक्ट देखने के लिए एक कमेटी बनाई है, एक्सपर्ट्स की कमेटी, जो IIT हैदराबाद के हैं। दोनों स्टेटमेंट सही है। ये जो बिंदु है वो चर्चा का बिंदु था, खबर में था, इसकी वजह से हमने ये सवाल बनाया है। ठीक है, तो ये बात दोनों ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। चलिए देख लेते हैं। ये आपकी नदी है गोदावरी, ठीक है, जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, और यहाँ पे ये इस तरफ ये जो है आपका ये पोलावरम डैम है, और ये है आपके आंध्र प्रदेश स्टेट में। ठीक है, चलिए चिल्का झील के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे आप तो ठीक कर दीजिएगा, सही नहीं है। ठीक है, यह खारे पानी की झील है, यह दया नदी के मुहाने पर स्थित है। झील के भीतर नलबाना द्वीप को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया, और अगला है कि यह अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम बात करें चिल्का झील की, तो चिल्का झील अभी चर्चा में इसलिए थी कि यहाँ पर एक पक्षियों का सर्वे किया गया, यानी कि बर्ड सेंसस किया गया, इसकी वजह से ये चर्चा में थी। पहली बात कि ये खारे पानी की झील है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब चिल्का की बात करें तो उड़ीसा के कोस्ट पर चिल्का मौजूद है। ठीक है, कोस्ट पे है, मतलब कि समुद्र के तट पे है, तो समुद्र के साथ इसका इंटरेक्शन भी होता है। तो यहाँ पे जो पानी है वो खारा पानी है, ब्रैकिश वाटर है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अगला है दया नदी के मुहाने पर स्थित है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। मैप में देख लीजिए, पहली चीज उड़ीसा है, उड़ीसा के तट पर चिल्का झील है। ठीक है, और ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे आइए, ये जो नदी है ये आपकी चिल्का झील। अब ये कह रहे हैं कि ये दया नदी के मुख पर, अब यहाँ देखिए ये दया नदी है, ठीक है, और ये जाकर के ये चिल्का नदी, और यहीं पे फिर ये आगे जो है आपके बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। मतलब ये बात बिल्कुल ठीक है कि दया नदी के मुख पर ये झील स्थित है। ठीक है, आइए वापस, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। अगला है झील के भीतर नलबाना द्वीप को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अगला है कि ये अरब सागर में गिरती है, अभी अभी हमने देखा ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है, अरब सागर दूर दूर तक पास में नहीं है। अरब सागर जो है आपके पश्चिमी तट पर है, अभी हम लोग पूर्वी तरफ की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सियांग नदी, जिसे तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। दूसरा, यह असम में ब्रह्मपुत्र से मिलने से पहले चीन से अरुणाचल प्रदेश में बहती है। सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। ठीक है, अब देखिए सियांग नदी जो तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से चलती है, बिल्कुल ठीक बात है, तिब्बत से ये यारलुंग सांगपो की तरफ चलती है, नाम से चलती है, और फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि यू टर्न लेती है, इसको ग्रेट बेंड कहा जाता है। यू टर्न लेकर के ये आपके अरुणाचल प्रदेश में आती है। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये प्लेन में आसाम की तरफ जाती है। ठीक है, तो यहां तक इसको कहा जाता है आपका, यहां तक इसको कहा जाता है यारलुंग सांगपो। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो एरिया है यहाँ पे इसको कहा जाता है सियांग, यहाँ सियांग कहा जाता है। सियांग के बाद जब ये असम की तरफ जाती है तो ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, फिर इसको आगे से यहाँ पे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद ये जाके बांग्लादेश के अंदर बहती है। ठीक है,
तो ये स्टेटमेंट पहला आपका बिल्कुल ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आप बता देना चाहता हूँ कि सियांग नदी अभी चर्चा में क्यों थी, या फिर यारलुंग सांगपो क्यों चर्चा में थी, या फिर ये पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों था, क्योंकि चाइना जो है, चीन जो है, वो इस जगह पे ये ग्रेट बैंड जो है यहाँ पर बहुत बड़ा बांध बनाने की सोच रहा है। उनका कहना है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा बांध होगा, दुनिया का सबसे बड़ा बांध होगा। ठीक है, अब ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जिसकी वजह से यहाँ पे चाइना पानी रोक सकता है। अब इसके लिए हम कह रहे हैं कि भारत के लिए ज्यादा ठीक नहीं है अगर यहाँ पे बांध बनता है तो। ठीक है, तो ये चर्चा का विषय था जिसकी वजह से हमने ये जो है टॉपिक लिया है। इसके अलावा एक और अपर सियांग प्रोजेक्ट है भारत का। अब ये जो प्रोजेक्ट है अपर सियांग प्रोजेक्ट, ये सियांग नदी पर है। देखिए यहां तक तो आपका यारलुंग सांगपो है, फिर ये सियांग नदी है, तो यहाँ पे हमने एक बांध बनाया है। ठीक है, अब यहाँ चाइना पानी रोक सकता है, या फिर यूं कहे कि किसी टाइम पे अचानक से बांध जो है आपके किसी ज्यादा वर्षा हो गई, या फिर किसी भी वजह से अगर यहाँ पानी इकट्ठा हो रखा है, अचानक से अगर चाइना ये गेट खोल देता है तो यहाँ नीचे की तरफ जो है बाढ़ आ सकती है। तो उस बाढ़ से बचाव करने के लिए यहाँ पे भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है अपर सियांग। ठीक है, तो ये भी चर्चा में रहा है, इसकी वजह से हमने ये सवाल लिया है। आगे आप इस फोटो को देख लीजिए, ये जो एरिया है ये आपका यारलुंग सांगपो, फिर ये ग्रेट बेल्ट जहां पे चाइना जो है बांध बनाने की सोच रहा है, फिर आप नीचे की तरफ आएंगे, ये अंदर जब अरुणाचल प्रदेश में आती है तो ये सियांग नदी के रूप में आती है। ठीक है, ये सियांग रिवर है। उसके बाद ये जब ये नीचे इधर असम की तरफ जाती है तो ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद ये गुवाहाटी से होते हुए आगे की तरफ बांग्लादेश में जाती है। ठीक है, और इस नदी पे इस नदी पे हमारा एक बांध है जिसका नाम है अपर सियांग डैम। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉफी की खेती सबसे पहले भारत में चिकमगलूर में की गई थी। बिल्कुल ठीक है, चिकमगलूर जो है वो कर्नाटक में है। भारत में एक संत आए थे जिसका नाम था बाबा बुडान। ठीक है, जब बाबा बुडान भारत आए थे तो वो कॉफी के 7 सीड यानी बीज लेकर के आए थे, और उसके बाद यहाँ पे बाबा बुडान हिल्स, आज उसको बाबा बुडान हिल्स कहा जाता है कर्नाटक में, तो वहां पे उन्होंने वो प्लांट किए थे। उसके साथ साथ भारत में कॉफी की शुरुआत होती है। ठीक है, और वो एरिया का नाम है चिकमगलूर। चिकमगलूर जो है बाबा बुडान हिल्स के अंदर है, और वहां पे कॉफी की शुरुआत होती है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है, और ये कर्नाटका में स्थित है। फिर दूसरा है चिकमगलूर पर्वत जो पश्चिमी घाट का हिस्सा है, तुंगा और भद्रा जैसी नदियों का स्रोत है। बिल्कुल ठीक बात है, दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कॉफी प्रोडक्शन की। तो अभी हाल में चर्चा में इसलिए था कि भारत जो है 7वां बड़ा एक्सपोर्टर, जब बात करें कि भारत ने अपना एक्सपोर्ट तो डबल कर दिया है और 7वां बड़ा एक्सपोर्टर भी बन गया है। ऐसा इसलिए हुआ है कि जब बात करें बड़े बड़े देश जो ब्राजील वियतनाम जैसे देश है जो कॉफी एक्सपोर्ट करते हैं, वो सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बहुत अपनी डोमेस्टिक वजह रही होंगी जिसकी वजह से वो सप्लाई नहीं कर पा रहे थे। जो एक्स्ट्रा सप्लाई करनी थी, चाहिए थी, वो सप्लाई भारत से ली गई। ठीक है, तो इसलिए आप पाएंगे कि भारत के एक्सपोर्ट जो है वो दुगने हो गए कॉफी के। ठीक है, तो इसकी वजह से ये चर्चा में था। यहाँ पे देखिए कॉफी के प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है कर्नाटक में। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है केरला जो कॉफी प्रोडक्शन में, और फिर है तीसरा तमिलनाडु। ठीक है, तो ये एरिया जो है आपका कॉफी प्रोडक्शन के लिए काफी रेस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे आपके दिए हुए कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। ठीक है, कुछ और ऐसे फैक्ट्स हैं जो कॉफी के बारे में आपको पता होने चाहिए, जैसे कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत ने दुनिया के 7वें बड़े कॉफी उत्पादक का स्थान प्राप्त किया है। 7वां बड़ा कॉफी उत्पादक, मैंने अगर एक्सपोर्टर बोल दिया तो गलत बोल दिया है, तो आप ध्यान रखिएगा, उत्पादक प्रोड्यूसर की बात हो रही है। एक्सपोर्ट की यहाँ पे जो बात थी तो उसमें यह था कि हमने अपने एक्सपोर्ट को दोगुना कर दिया। ठीक है, अगला है कि भारत का कॉफी उत्पादन 1600 ईस्वी से शुरू होता है, जब बाबा बुडान, एक पूज्य संत ने कर्नाटक में बाबा बुडान गिरी पहाड़ियों में मोका या मोचा, यहाँ मोचा लिखा हुआ, मोका जनरल इसको कहा जाता है। ठीक है, मोका, MOCHA, मोका कॉफी के 7 बीज पेश किए थे। ठीक है, इसने भारत में कॉफी की खेती की शुरुआत की और कर्नाटक एक प्रमुख कॉफी उत्पादक राज्य के रूप में सामने उभरा। यहाँ पे अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे कॉफी उत्पादन के लिए क्या ऐसी जरूरतें हैं या जलवायु कैसी चाहिए होती है, तो यहाँ पे देख लीजिए तापमान जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। दूसरा है वर्षा जो है वो 150 से 250 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जलवायु गर्म और नम होनी चाहिए। मिट्टी जो है अच्छी निकासी वाली मिट्टी होनी चाहिए, पानी रुका ना हो वहां पे, इसलिए दोमट मिट्टी को प्राथमिकता दी जाती है। फिर अगर टोपोग्राफी की बात करें कि कैसे एरिया में इनकी खेती होती है, आप पहाड़ी ढलानों में देखेंगे। जब भी आप देखेंगे कॉफी की खेती हो रही है पहाड़ी ढलानों में होती है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जल निकासी अच्छी होनी चाहिए, पानी रुका हुआ नहीं होना चाहिए। तो पहाड़ का स्लोप इस तरीके से रहता है तो पानी रुकता नहीं है और आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कॉफी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
छठा सवाल है, निम्नलिखित ग्लेशियल झीलों पर उनके संबंधित स्थलों के साथ विचार कीजिए। गड़सर झील उत्तराखंड, गेपांग घाट झील हिमाचल प्रदेश, वसुधारा झील जम्मू और कश्मीर। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कौन से ऐसे हैं जो सम्मिलित है सही रूप से, या कितने ऐसे हैं जो सम्मिलित है। ठीक है, अब गड़सर झील जो है वो जम्मू और कश्मीर में है, तो ये आपका पहला तो गलत हो गया। ठीक है, फिर दूसरा है गेपांग घाट झील जो है ये आपकी हिमाचल में है, बिल्कुल ठीक बात है। चेनाब नदी आपने सुना होगा, तो चेनाब नदी के आसपास काफी ग्लेशियर है, एक ग्लेशियर है वहां पे, ये गेपांग घाट झील भी है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश, ये बिल्कुल ठीक है। फिर वसुधरा जो है ये उत्तराखंड में है, तो ये इन्होंने एक्सचेंज कर दिया है इसको। ठीक है, तो खाली एक है जो यहाँ पे सही मैच किया हुआ है, ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर होगा, केवल एक। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके लोकेशंस भी। आप यहाँ पे देखिए, ये गड़सर, ये आपका जम्मू और कश्मीर का एरिया है, गड़सर। फिर आप यहाँ देखेंगे विष्णु सर, तो ये सर शब्द है, जनरली आप देखेंगे लेक्स, झीलों के लिए या फिर तालाब वगैरह के लिए ये सर शब्द यूज किया जाता है। जैसे राजस्थान में गड़ीसर वगैरह ऐसे शब्द है जो काफी यूज किए जाते हैं। गड़ीसर एक तालाब है जो जैसलमेर में, ठीक है, और गढ़सर जो है जम्मू और कश्मीर में, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला देख लेते हैं मैप यहाँ पे। जैसा कि मैंने बताया हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे ये हिमाचल प्रदेश है, चेनाब नदी है, चेनाब नदी के आसपास काफी ग्लेशियर्स है। अब यहाँ पे एक ऐसा ग्लेशियर है जिसका नाम है गेपांग घाट, और यहाँ पे उसी से एक स्ट्रीम निकलती है जो यहाँ के चेनाब में मिल जाती है, और ये गेपांग घाट ग्लेशियर की वजह से यहाँ एक झील भी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश। अगला है आपका वसुधारा, तो वसुधारा ताल जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड में। ये सारी जो चीजें हैं ये भी चर्चा में इसलिए थी, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, अगर जब हिमनद झील होती है, जब वो फट जाती है जिसकी वजह से नीचे के एरिया में बाढ़ आ जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब अगला सवाल देखते हैं। रेट होल खनन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये संकीर्ण और क्षैतिज सीमा से कोयला निकालने की एक विधि है। यह विधि आमतौर पर उड़ीसा में प्रचलित है। ये उड़ीसा में नहीं, ये असम में, आमतौर पर असम में प्रचलित है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 तो आपका गलत हो गया। पहला है कि संकीर्ण और क्षैतिज सीमा यानी कि हॉरिजॉन्टल रूप से। ठीक है, तो आप देखिए कई पहाड़ होंगे, अगर आपके उस पहाड़ में अगर मान लीजिए कि आपको कोयले का रेट माइनिंग करनी है, तो वहां पे पहले एक ऐसा गोला या फिर यूं कहें कि एक केव जैसा या फिर यूं कहें कि गुफा जैसा बनाया जाता है, टनल जैसा बनाया जाता है, और उसके बाद उसके अंदर की तरफ ऐसे जाया जाता है। ठीक है, उसको एक यूं कहें कि एक गुफा बना दी जाती है अंदर की तरफ, और फिर अंदर एक्सकेवेशन किया जाता है। ठीक है, तो कोयले की माइनिंग के लिए काफी प्रचलित रहा है, लेकिन इससे काफी नुकसान भी हो सकता है क्योंकि ये एक सेफ वे नहीं है। अगर जैसे कि मान लीजिए कुछ वर्कर है अंदर की तरफ काम कर रहे हैं, अब आप उसको खोखला कर रहे हो, अगर बाई चांस पहाड़ गिर जाता है तो काफी लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो यह संकीर्ण और क्षैतिज सीमा से कोयला निकालने की एक विधि है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि ये आमतौर पर असम उड़ीसा में प्रचलित है, नहीं है, असम में प्रचलित है। दूसरा वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ देख लीजिए, असम गवर्नमेंट, ये चर्चा में इसलिए था कि असम गवर्नमेंट ने रिसेंटली ऐसी 13 खाने जो है बंद की है। ठीक है, और उसके अंदर कुछ लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे, ठीक है, और इल्लीगल तरीके से काम कर रहे थे, तो उनको अरेस्ट भी कर लिया और इनको बंद कर दिया। और मैंने आपको बताया जैसे ये पहाड़ है तो यहाँ पे इसको खोदा जाता है, फिर इसके अंदर जाकर के कोयला निकाला जाता है। ठीक है, तो इसको रेट होल माइनिंग कहा जाता है। रेट होल माइनिंग का मतलब जैसे चूहा अपना बिल नहीं बनाता, उसी तरीके से ये ऐसे करते हैं। चूहा बिल कहीं पे भी बना सकता है, और ये इस माइनिंग के अंदर हॉरिजेंटली अंदर की तरफ, पहाड़ के अंदर की तरफ खुदाई की जाती है। ठीक है, तो आई होप दैट इज क्लियर। अब देखते हैं लोकेशन मैंने बता दी आपको, असम के अंदर इसका प्रचलन है। और अब अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। ठीक है, दूसरा है कि यह पूर्वी भारत के उन क्षेत्रों में से एक है जो मानव हस्तक्षेप से काफी हद तक मुक्त है। यह उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी और दक्षिण में कार्बी आंगलोंग पहाड़ियों के साथ स्थित है। उपयुक्त विशेषताएं किस राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन करती है? आपका ऑप्शन दिया है दिब्रू सैखोवा, नामेरी, केबुल लामजाओ और काजीरंगा। ठीक है, तो आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा और इसका उत्तर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे आगे चाहूंगा, फिर मिलूंगा किसी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।